एवरीवन, आई एम श्वेतांबरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम पार्ट 4 लेके आए हैं रिवीजन ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा 5 नवंबर 2020 को एनटीए नेट होम साइंस का एग्ज़ाम हुआ था। इसका ही फर्दर जो 3 पार्ट्स हैं आपके, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएंगे। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी लाइव क्लासेस फॉर टेक्सटाइल्स एंड अपैरल डिज़ाइनिंग, जो कि मंडे 14 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो रही हैं। और अगर आपको डिटेल्ड पीडीएफ नोट्स की भी अगर ज़रूरत है, इंडिविजुअल यूनिट्स की भी हमारे पास प्रोवाइड हो सकते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर गिवन है, मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेनिफिशियल होगी, बहुत लंबे टाइम के लिए आपकी ये क्लासेस नहीं होगी, पर्टिकुलरली फॉर टेक्सटाइल्स एंड अपैरल रहेगी। आपके कंप्लीट सिलेबस बेस्ड रहेगी। आपको लास्ट में प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मिलेगा और साथ के साथ आपको क्वेश्चन आंसर्स भी कराए जाएंगे। डिटेल्ड आपका यहाँ पर सिलेबस लिया जाएगा, कराया जाएगा। और अगर आपको लाइव क्लास हम ट्राई करेंगे कि रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड कराए इसके रिगार्डिंग। आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग एडल्ट्स लर्न इज कॉल्ड। तो आर्ट और साइंस जो हम हेल्प करते हैं एडल्ट्स लर्निंग में, उसको क्या बोलते हैं? पेडागोजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या एंड्रागोजी? करेक्ट आंसर इज आर फोर्थ, दैट इज एंड्रागोजी। एंड्रागोजी रेफर्स टू मेथड एंड प्रिंसिपल्स यूज्ड इन एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन के लिए जो भी हम प्रिंसिपल्स, जो भी हम मेथड्स को यूज़ करते हैं, उसको हम एंड्रागोजी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड हम बाकी सबकी भी बात करेंगे। तो पैडागोजी क्या होती है? द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थियोरेटिकल कंसेप्ट। पैडागोजी तब होती है जब कोई भी मेथड या प्रैक्टिस टीचिंग की हो और वो एकेडमिक सब्जेक्ट और थ्योरी के बेस पे हो। सोशियोलॉजी ऑन द अदर हैंड ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी को बोला जाता है। एंड एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी concerned with human behavior, human biology and societies in both the present and past, including past human species. एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंदर ह्यूमैनिटी क्या होती है, ह्यूमन का बिहेवियर, उसकी बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब चीज़ों को, उसका प्रेजेंट पास्ट, सब हर चीज़ों को देख के उसके बारे में पढ़ाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ कलर वैल्यू? कलर वैल्यू को जानने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं? क्रोकमीटर, लॉन्ड्रोमीटर, पैड, स्ट्रीम रेंज या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर? करेक्ट ऑप्शन है हमारा फोर्थ, दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है अमाउंट ऑफ फोटोन्स, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड आफ्टर इट पास थ्रू सैंपल सॉल्यूशन। व्हाट डज इट मीन्स कि जब भी हम अगर किसी भी सैंपल को एक सॉल्यूशन में डालते हैं तो कितना उसकी इंटेंसिटी है लाइट की, उससे हमें ये पता चलता है कि क्या कलर की वैल्यू है। ऑन द अदर हैंड क्रोकमीटर हमारा फास्टनेस के लिए, जो फास्टनेस टेस्ट होता है, आपका स्टेन टेस्ट होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। इट इज प्रोवाइड अ क्विक एक्यूरेट मेथड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कलर ट्रांसफर्ड फ्रॉम टेक्सटाइल मटेरियल सच एज फैब्रिक, कार्पेटिंग, yarn एंड लेदर टू अदर surfaces बाय रबिंग। क्रोकमीटर हमारा बेसिकली कलर फास्टनेस के लिए यूज किया जाता है। ऑन द अदर हैंड लॉन्ड्रोमीटर इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द कलर फास्टनेस टू वॉशिंग एंड स्टेनिंग ऑफ टेक्सटाइल सैंपल्स इन एनी फॉर्म सच एज फाइबर, yarn एंड फैब्रिक। लॉन्ड्रोमीटर किस लिए होता है? ये भी कलर फास्टनेस के लिए होता है, लेकिन वॉशिंग की स्ट्रेनिंग के लिए इसको यूज किया जाता है फॉर फाइबर, yarn एंड फैब्रिक। एंड पैड स्टीम रेंज क्या होता है? इट इज अनडाइंग एंड impregnating, squeezing and after treatment by saturated steam on continuous basis to prevent deoxidized before the reaction is completed. What does it mean कि जब भी आप डाइंग या इम्प्रेगमेंटेशन करते हैं, स्क्वीज करते हैं या आफ्टर ट्रीट करते हैं स्टीम से, वो हमारा पैड स्ट्रीम रेंज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। एडिक्वेट जिंक इज नीडेड फॉर, मीन्स हमें जिंक कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है? सेल्यूलर ग्रोथ के लिए, इम्यून फंक्शन के लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए या मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। यहाँ पर भी आप अपना एलिमिनेशन मेथड को इजीली यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन है हमारा थर्ड, दैट इज ए, B and D. It is needed for body deficiency immune system to properly work. हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने के लिए हमें जिंक की आवश्यकता पड़ती है। सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, वॉन्ड हीलिंग एंड द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
सेल के डिवीज़न के लिए, ग्रोथ के लिए, और हमारे जो ज़ख्म होते हैं, वॉन्ड होते हैं, उनकी हीलिंग के लिए, और जो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होते हैं उसके लिए, सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, हमारी स्मेल के लिए और टेस्ट के लिए, जो हमारे नोज़ की जो सेंस होती है उसके लिए भी जिंक ज़रूरी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड द बॉडी नीड जिंक टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। सो हमारी प्रेगनेंसी के अंदर जब बच्चा होता है और चाइल्डहुड में भी जिंक की ज़रूरत होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टडिंग एसोसिएटेड बिटवीन इनकम लेवल ऑफ मदर एंड देयर बाइंग प्रैक्टिसेस फॉर इन्फेंट वियर। सो यहाँ पर ये पूछा है, यहाँ पर 4 टेस्ट दिए, टी टेस्ट, चार स्क्वायर टेस्ट, एनोवा और पियर्सन्स आर। सो कौन सा टेस्ट है वो हमें करना चाहिए जब हमें ये स्टडी करना हो कि इनकम लेवल क्या है मदर का और उसकी बाइंग प्रैक्टिसेस, जब उसका इन्फेंट हो जाता है और उसके वियर के वो कपड़े लेके आती है तो क्या बाइंग प्रैक्टिसेस रहती है। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेकंड, दैट इज चाय स्क्वायर टेस्ट। बिकॉज चाय स्क्वायर टेस्ट बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है यहाँ पर हम ये जानेंगे। ये एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है यूज टू कंपेयर ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट। द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटरमाइन इफ अ difference between observed data and expected data is due to changes or if it is due to a relationship between the variables you are studying. So basically क्या मतलब है इसका कि ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जिसको हम कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने रिजल्ट्स को कंपेयर। और कौन से रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं? जिसके अंदर डिफरेंस पता चलता है कि पहले क्या था, किस वजह से अब चेंजेस आने स्टार्ट हुए, और साथ के साथ उन दोनों वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप भी। सो यहाँ पर इन्फेंट पहले लाइफ में नहीं था और मदर की इनकम तब उस तरह से अफेक्ट नहीं हो रही थी, लेकिन इन्फेंट लाइफ में आया उसके वियर की प्रैक्टिसेस, तो वो एक रिलेशनशिप, एक कंपैरेटिव हमारा रिजल्ट यहाँ पर बन जाता है। So answer is second, that is chi-square test. Next question, the formation of a connection between parents and the newborns in the period soon after birth is called. So यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या कनेक्शन, मतलब हम अटैचमेंट बोलेंगे, कनेक्शन बोलेंगे, बॉन्ड बोलेंगे या लव बोलेंगे, क्या बोलेंगे जो पेरेंट और उसके बच्चे के अंदर, इन्फेंट में, न्यू बॉर्न के अंदर देखने को मिलता है बर्थ के एकदम बाद। सो दैट इज नोन एज थर्ड, दैट इज बॉन्डिंग। क्यों? बिकॉज बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड ऑफ अ क्लोज रिलेशनशिप। बॉन्डिंग क्या होती है? क्लोज रिलेशनशिप होता है मदर का और उसके बच्चे के साथ, बिटवीन अ पर्सन और उसके एनिमल के साथ, स्पेशली थ्रू फ्रीक्वेंट और कांस्टेंट एसोसिएशन। अब बच्चा होता है, बच्चा क्या करता है? माँ के साथ रहता है, हर टाइम रहता है, एक कांटेक्ट में रहता है, तो तब उसका वो क्लोज रिलेशनशिप बनता है, एक बॉन्ड बन जाता है। ऑन द अदर हैंड अटैचमेंट इज कैन बी डिफाइंड एज अ डीप एंड एंड्योरिंग इमोशन बॉन्ड बिटवीन टू पर्सन्स इन विच ईज सीक क्लोजनेस एंड फील्स मोर सिक्योर। ऑन द अदर हैंड अटैचमेंट कब होती है? जब ये एक इमोशनल बॉन्ड होता है, इसके लिए इमोशंस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अटैचमेंट के लिए, और जिसमें वो क्लोजनेस और सिक्योर खुद को फील करते हैं। देन कनेक्टिंग with others is a sense of being open and available to another person even as you feel they are open and available to you. Connecting का मतलब क्या होता है? कनेक्शन का मतलब क्या होता है? बेसिकली दिस वन इज कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब होता है सेंस ऑफ बीइंग ओपन, कि हम अब आपका हमसे कनेक्शन हो चुका है, अब हम आपसे प्रॉपरली बात कर सकते हैं और आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। एंड लव इज कंप्रेसेस अ रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव इमोशन एंड मेंटल स्टेट। सो लव एक तरह की मेंटल स्टेट है जो इमोशंस के साथ जुड़ के आती है। सो यहाँ पर बॉन्डिंग रहेगा जो मदर और चाइल्ड के बीच में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर कैन बी कन्फर्म्ड बाय देयर माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस से, माइक्रोस्कोप के जरिए देख के हम कौन से फाइबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन, फ्लैक्सिस। एलिमिनेशन मेथड यूज होगा। बेसिकली आंसर सेकंड इसलिए सही है बिकॉज कॉटन, वूल एंड योर फ्लैक्स इज नेचुरल फाइबर। ऑन द अदर हैंड जो हमारा सिल्क है या हमारा नायलॉन है, दीज आर सिल्क इज ऑल्सो नेचुरल फाइबर, बट वो हमारा फिलामेंट फॉर्म में हमें अवेलेबल होता है, और नायलॉन हमारा मैनमेड फाइबर है। सो उसको वो इजीली हमारा विजिबल नहीं होता। सारे मैनमेड फाइबर्स जो हैं वो एक ही तरह से हमें विजुअलाइज्ड होते हैं। सो कॉटन इज अ सिंगल एलोगेटेड सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, इट रिजेंबल अ कोलैप्स्ड स्पायरल ट्विस्ट ट्यूब विद अ रफ सरफेस। इस तरह से विजिबल होता है, एक ट्विस्टेड रिबन की तरह, ट्विस्टेड स्पायरल ट्यूब की तरह। वूल हमें 3 लेयर्स के अंदर दिखता है, स्केली दिखता है। फ्लैक्स भी हमें कैसा दिखता है? हेयर लाइक फ्लैक्स शो सेवरल सिलेंड्रिकल फिलामेंट्स होते हैं, फाइन पॉइंटेड एंड। ऑन द अदर हैंड सिल्क अपीयर समवन एलिप्टिकल एंड
triangular in cross section where see under the microscope, and nylon the basic microscope appearance is generally fine, round, smooth and translucent. It is produced in multi-lobal cross sectional type. So basically यहाँ पर सारे के सारे ये टाइप्स दे रखे हैं, लेकिन इसके आंसर को जस्टिफाई करने का ये तरीका है कि हमें ये पता है कि माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस जो है वो हमारे नेचुरल फाइबर्स की ज़्यादा अच्छे से हो सकती है एज कंपेरेटिव टू आर मैन मेड फाइबर्स. सो बेसिकली ऑल द नेचुरल फाइबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल फाइबर्स, और सिल्क का मैं ऑटोमेटिकली आपको अभी बता चुकी हूँ कि वो फिलामेंट फाइबर है. Then 37th question, give the correct sequence of अपैरल प्रोडक्शन इन अपैरल इंडस्ट्री. अपैरल इंडस्ट्री के अंदर अपैरल की प्रोडक्शन क्या होती है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कई बार ये कुछ एक पॉइंट्स को एलिमिनेट कर देते हैं, तो वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है. यहाँ पर ऑप्शन है प्रोडक्शन पैटर्न एंड ग्रेडिंग, कॉस्टिंग एंड शेड्यूलिंग, असेंबलिंग, मार्कर मेकिंग एंड कटिंग. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज आर फर्स्ट. देखते हैं. ऑपरेशन होता है, एक आइडिया जनरेट होता है, डिज़ाइन को स्केच किया जाता है, पैटर्न को डिज़ाइन किया जाता है, सैम्पल बनाया जाता है, प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन पैटर्न बनता है, ग्रेडिंग बनता है उसका, फिर उसको ले करते हैं, मींस उसका मार्कर किया जाता है, फैब्रिक को स्प्रेड करके, कटिंग की जाती है, मार्किंग के बाद फिर उसकी नंबरिंग दी जाती है, प्रिंट करना हो प्रिंट किया जाता है, फिर स्टिच होता है, स्टिच के बाद वॉश या डाई किया जाता है, फिनिश्ड होता है, फिनिश के बाद पैकेज किया जाता है, फाइनल इंस्पेक्शन के बाद, एंड देन डिलीवरी हो जाती है. सो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि हमारा किस तरह से, सबसे पहले कोई भी चीज़ हमें बनानी है उसकी कॉस्टिंग और शेड्यूलिंग कर लेंगे. कॉस्टिंग शेड्यूलिंग करने के बाद उसकी प्रोडक्शन पैटर्न और ग्रेडिंग करेंगे. आफ्टर दैट मार्कर मेकिंग होगी, देन कटिंग होगी, और उसके बाद लास्ट में उसको असेंबल कर लिया जाएगा फॉर स्टिचिंग पर्पस. करेक्ट. So next question is step for executing action research are. Action research कैसे हमें execute करनी होती है उसके steps बताओ. ये आपका पेपर 1 पेपर 2 बोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So correct option है 4th. आइए देखते हैं. सबसे पहले हम प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम के फैक्ट को फाइंड करते हैं, रिव्यू के बाद हम एक हाइपोथेसिस सेट करते हैं, एंड उसके बाद हम अपना जो भी हमारा रिसर्च का प्रोसेस है या उस पर इम्प्लीमेंट करना है अपना, अब हमें कौन सी मेथडोलॉजी अप्लाई करनी है, कौन सा डाटा को कलेक्ट करना है, किसको फिर आप बाद में एनालाइज करके अपने हाइपोथेसिस को सही प्रूव करना है, ये सब चीज़ें होती है. सो ये हमारा बेसिकली एक्शन रिसर्च के लिए रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द इंटरनल कंस्ट्रेंट इन इम्प्लीमेंटिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट इज. थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लगेगा ये आप लोगों को, बिकॉज बिल्कुल भी स्ट्रेट दे के भी स्ट्रेट नहीं दिया हुआ, हल्का सा इन्होंने ट्विस्ट दे रखा है. सो उन्होंने बोला इंटरनल कंस्ट्रेंट क्या है, इंटरनल प्रॉब्लम क्या हो जाती है किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए. इम्प्रॉपर फिजिबल रिपोर्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, डॉक्यूमेंट्स डिजायर्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, या लाइसेंसिंग. सो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट दैट इज इम्प्रॉपर फिजिबल रिपोर्ट, बिकॉज यहाँ पर एक्सटर्नल नहीं पूछा, बाहर का कोई फैक्टर नहीं पूछा, यहाँ पर इंटरनल पूछा है, अंदर का फैक्टर पूछा है. सो अगर हम कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो टाइम, स्कोप और कॉस्ट जो है वो हमारे बेसिक कंस्ट्रेंट्स रहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए. और फिजिबल रिपोर्ट क्या होती है, एक तरह का रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर that assess potential solution to the business problem or opportunity and determine which of these are viable for further analysis. So मतलब क्या है कि आगे काम करने के लिए हमारे बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और उनको किस तरह से सॉर्ट किया जा सकता है, उसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये सब हमारी फिजिबल रिपोर्ट के अंदर मेंशन होता है. और अगर वही हमारा इम्प्रॉपर होगा, वही सही से नहीं होगा, तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए. सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर. यहाँ पर भी हल्का सा इन्होंने कंफ्यूजन बनाने के लिए थोड़ा सा चेंज कर दिया है. दैट ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, हेटेरोनॉर्मस मोरालिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल. सो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है दैट इज 4th. आइए देखते हैं. ये हमारी स्टेजेस है, दैट इज 3 स्टेजेस हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल. उसके अंडर 2 दे रखी हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कन्फॉर्मिटी, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन. लास्ट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स. सो यहाँ पर आप देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज़ है कि
हिट्रोनॉमस मोरालिटी होती है पहले सबकी, उसके बाद वो फिर इंस्ट्रूमेंटल पर्पस बन जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स को देख के उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये मॉरल डेवलपमेंट है। तो किसी भी, अगर हम चाइल्ड की बात करें, फिर सोशल ऑर्डर उनको पता चलता है और फिर सोशली वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। लास्ट उनका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, मतलब उनका क्या होता है यहाँ पर कि वो पर्टिकुलर से यूनिवर्सल के तरफ जाते हैं। सो करेक्ट ऑर्डर जो है उसका वो हमारा 4th है। सो होपफुली ये 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। क्लासेस के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।